हेलो दोस्तों, मैं उपन कुमार गड़ेकर और मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टर्स देख लिए और ओम्स लॉ में एक अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो जिसमें रेजिस्टिविटी आता है, राइट। तो हमने अभी तक रेजिस्टिविटी डिस्कस नहीं किया या फिर उसको पूरी तरह से मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला ने निकाला, डिराइव नहीं किया। तो ये चीज़ हमें देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको जो भी इस चैप्टर में करवा रहा हूँ एग्जाम में आती है, उसके बेसिस पे ही करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियो अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टेंस तो हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर की। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है। पर अगर हमने लेंथ और एरिया को 1 यूनिट रख दिया, इसका मतलब वो रेजिस्टिविटी बन जाएगी। सपोज अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, अब इसमें मैं रेजिस्टिविटी कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मैंने एल को 1 रख दिया और ए को भी 1 रख दिया, इसका मतलब एरिया 1 यूनिट रख दिया और लेंथ भी 1 यूनिट रख दिया, तो इसका मतलब मेरे पास रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यही चीज़ है, मतलब रेजिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। अगर हम यूनिट में ले लेंथ को और एरिया को यूनिट में ले, इसका मतलब हम रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम ऊपर की बात कर ली हमने, रेजिस्टिविटी हमने ऊपर समझा, लेकिन डीप में होता क्या। देखो, बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक ही फर्क होता है। वो होता है कि ये रेजिस्टिविटी होती है वो हर एक एलिमेंट, हर एक कंडक्टर की, या मैं कह सकता हूँ हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो हर एक कंडक्टर का अलग अलग नहीं होता, बल्कि वो सारे कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने इतने अच्छे से नहीं समझाया। देखो, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सपोज मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और दूसरी कॉपर है, और दूसरी जगह मेरे पास आयरन है। ठीक है, यहाँ आयरन है एंड यहाँ पे मेरे पास कॉपर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कंडक्टर है, राइट। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मैं अगर इसमें कॉपर थोड़ा और ऐड कर दूँ, जिसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज आर सी यू का रेजिस्टेंस जो है वो आर एफ ई के इक्वल हो सकता है अगर मैं इसका अमाउंट चेंज करते जाऊँ तो। लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी और एफ ई की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। ठीक है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकती। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल की, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है पूरे कंडक्टर्स की। मतलब कंडक्टर की को बताने का एक तरीका है कि उसमें कितना अपोज हो रहा है, वो एक प्रॉपर्टी बताता है कंडक्टर की। लेकिन वो सेम भी हो सकता है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दूसरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस से सेम हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी सेम नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टिविटी उस कॉपर की अलग होगी और एफ की अलग होगी। ठीक है, ये होता है। तो आई होप आपको रेजिस्टिविटी समझ में आई होगी। अच्छा, तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब लेंथ और एरिया को एक रखते हैं या फिर यूनिट रखते हैं, तब हम बोलते हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पड़ा है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टिविटी को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी वही करंट डेंसिटी पाने के लिए। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास एक कंडक्टर है, दूसरा मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, उनकी लेंथ एरिया दोनों की सेम है, ठीक है, पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी हाई है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है थोड़ी लो है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो क्या होगा कि अगर मैं इसमें करंट पास करवाना चाहूँ तो मुझे वही करंट पास करवाने के लिए, जो सपोज मैं इसमें आई करंट पास करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उतना ही आई करंट मुझे पास करवाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर मैं कह सकता हूँ बड़ी बैटरी चाहिए होगी मुझे इसमें से उतना ही करंट, जितना मैं इसमें पास करवा रहा हूँ उतना ही करंट पास करवाने के लिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे V यूज़ कर रहा हूँ आई करंट पास करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे V2 यूज़ करना पड़ेगा आई पास करवाने के लिए, जहाँ पे V2 जो होगा वो ग्रेटर होगा V से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो परफेक्ट कंडक्टर होता है ना, इसका मतलब सुपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर परफेक्ट या आइडियल कंडक्टर, जिसमें कोई हीट लॉस नहीं होता और जो प्रॉपरली जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होगा उसमें रेजिस्टिविटी भी जीरो होती है। ठीक है, वो हालांकि पाए नहीं जाते, बट स्टिल हम अगर थ्योरेटिकली बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट कंडक्टर जो होगा उसमें रेजिस्टिविटी जीरो होगी। अच्छा, और एक परफेक्ट इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, सिंपल है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, अगर वो परफेक्ट है इसका मतलब रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी। लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक नंबर से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी जो होगी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि हमें वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा या फिर करंट मुश्किल से पास होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की तरह ही है, बस ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेजिस्टिविटी समझ में आई होगी। अब देखो, हमने रेजिस्टेंस समझा था, रेजिस्टेंस समझने के बाद हमने उसके फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, और हमने रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे टेम्परेचर वेरी करता है तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज टेम्परेचर एक फैक्टर है रेजिस्टिविटी का भी। ठीक है, तो देखो, जब रेजिस्टिविटी पे फ़र्क क्या पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं मेटल में। जब अगर मेटल की बात करें तो रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक मेटल है, सपोज ये कंडक्टर है जो कि मेटल है, और इस पर अगर मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाऊंगा तो ये जो होगा इसके एटम्स वो वाइब्रेट करेंगे, जो कि
पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो वैसे ये वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो मूव कर रहे होंगे वो उनको मूव करने में थोड़ी और दिक्कतें आएगी, जिसकी वजह से करंट स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो क्या होगा, एक कोलिजन है, ठीक है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे कोलिजन ज़्यादा होता है, मतलब कि पहले जितना टकरा रहे थे इलेक्ट्रॉन अब उससे ज़्यादा टकराएंगे, राइट। तो जिसकी वजह से कोलिजन जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात होगी। कोलिजन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, मेरा जो एवरेज टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का वो भी बढ़ेगा, मतलब टाउ बढ़ेगा। और आप जानते हो जब टाउ बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। जब अगर कोलिजन बढ़ेगा तो टाउ ऑलवेज कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज जो टाइम होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कम होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब कम होती है इसका मतलब सिंपल है, करंट भी कम होगा। तो करंट कम कब होगा, जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज़्यादा कैसे हो रही है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। सॉरी, ठीक है। तो हम जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल में। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो कैसा होगा, ये जो रेजिस्टेंस, सॉरी इसको हटा देता हूँ, हाँ। तो जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या है, लीनियरली बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो लीनियरली नहीं बढ़ता, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट क्या आता है टेम्परेचर से, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है या फिर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नॉन मेटल के केस में, जब रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब नॉन मेटल में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे घटता है। कैसे, सपोज़ मेरे पास एक नॉन मेटल है, उसका जो एटम होता है, आप जानते हो नॉन मेटल जो होता है उनके एटम में जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के थोड़े पास में होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल के जो एटम होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट सेल में से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो फ्री करने के लिए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते नॉन मेटल में, राइट। ये चीज़ आप सभी जानते हो। तो इसमें कंडक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और वो हीट से मिल सकती है। इसका मतलब जब भी हम टेम्परेचर नॉन मेटल में बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, जिसकी वजह से आप जानते हो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर में, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो पक्का जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा। तो दैट इज़ वाई जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं नॉन कंडक्टर में या फिर मैं कह सकता हूँ नॉन मेटल्स में, तो हमेशा रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि करंट बढ़ेगा, राइट। तो करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी। तो जब भी हम नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है। अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये टॉपिक हमारा कवर कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ, अभी हम ओम्स लॉ को देख रहे थे जो कि है V=IR, ठीक है। अब इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये डेरिवेशन कभी कभी आता है इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अच्छा, क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है -EE/τ/me। अच्छा, ये माइनस कहाँ से आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो भी माइनस होता है, जिसकी वजह से माइनस लगता है। तो VD ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं ये जानता हूँ कि E -V/L होता है, जो कि क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये इसकी ये E की जगह ये पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, VD क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा EV/τ/MEL, ये बचेगा। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ जानता हूँ, ये इसको मैं कवर कर देता हूँ। अब मैं ये जानता हूँ कि I क्या होता है, I होता है ANEVD, राइट। तो अब ये जो VD है इसमें मैं ये इसको पूरे को रख रहा हूँ। इसको पूरे को रखने से मेरे मतलब यहाँ पे मैं VD को अलग कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, VD I/ANE, ऐसा हो गया। अच्छा, अब मैंने ये किया, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये यहाँ इससे इस चीज़ से मैं ये लिख सकता हूँ V VD × MEL/EV ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, ये ME छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ टाउ है, राइट। तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और VD जो है, अब मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, इसको इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, V आएगा I/MEL/E ये वाला E × N/A, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास V की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये और ये क्या है, ये तो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है ME/E² τN, राइट। तो ये जो है रेजिस्टिविटी, तो इसकी जगह मैं रेजिस्टिविटी लिखता हूँ, तो V रेजिस्टिविटी × L/A × I, ये हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ भी मैं जानता हूँ, ये क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि R = ρ × L/A होता है, राइट। तो ये चीज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो V R × I,
या फिर मैं कह सकता हूँ V इक्वल्स टू आई आर, जो कि क्या है, जो कि ओम्स लॉ है। तो हमने ओम्स लॉ डिराइव कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में होगा हमने डेरिवेशन कैसे किया ओम्स लॉ। ये आपको 2-4 बार करके देखना है, जिसकी वजह से आपको ये अच्छी तरह से मालूम हो जाए या फिर याद हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। अब हम चलते हैं आगे हम देखेंगे ओम्स लॉ तो हमने देख लिया, लेकिन कई बार क्या होता है लिमिटेशंस भी पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स में। तो लिमिटेशंस भी हम देखते हैं। लिमिटेशन क्या होंगे, बेसिकली ओम्स लॉ कहाँ काम नहीं करता उसको हम लिमिटेशन कहेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस में हम देखेंगे सबसे पहले कि सपोज मेरे पास एक डायोड होता है, ठीक है। अब डायोड क्या होता है, डायोड जो होता है वो सेमीकंडक्टर में होता है, जो कि हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हम पढ़ने वाले डायोड। अब ये डायोड होता क्या है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बेसिकली अभी इतना समझिए, एक डिवाइस होता है, ठीक है। डायोड एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, मतलब दूसरे डायरेक्शन से करंट फ्लो होने के लिए वो परमिट नहीं करता। इसका मतलब कि अगर मैं एक वायर लेता हूँ, इसमें यहाँ डायोड लगा देता हूँ, ठीक है। डायोड का कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। अगर मैं इस यहाँ पे डायोड लगा देता हूँ, तो अगर मैं इस तरफ से करंट फ्लो करवाता हूँ तो वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरफ से करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूँगा बैटरी को चेंज करके, सपोज मैंने यहाँ बैटरी लगाई, ठीक है, तो ऐसे में तो करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसी बैटरी लगाऊंगा तो उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल एक डायरेक्शन में अपना करंट को फ्लो करवाता है, दूसरे डायरेक्शन से अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो ये होता है डायोड। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि वो डायोड पे काम नहीं करता। इसका मतलब डायोड के केस में ओम्स लॉ नहीं लगता है, तो ये चीज़ उसकी लिमिटेशन होगी ओम्स लॉ की, ठीक है। क्या होता है डायोड में, डायोड में क्या होता है कि अगर हम VI ग्राफ बनाएं तो ओम्स लॉ हमेशा लीनियर होता है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। बट इसकी कंडीशन में क्या होता है, इसकी कंडीशन में कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब जो I है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है जैसे जैसे हम V बढ़ाते हैं, ठीक है, डायोड के केस में। ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस, बस आप ये समझिए, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए लिमिटेशन से बस एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, डायोड है और वाटर वोल्टमीटर है। वाटर वोल्टामीटर जो होता है वो भी आप प्रैक्टिकल लैब में देख सकते हो, फिजिक्स में जाके, फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा बनता है, तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, देखो, करंट डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जो कि करंट को शो करती है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया वेयर एरिया इज नॉर्मल टू करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, करंट एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर फ्लो करेगा, ठीक है। करंट अगर सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, लेकिन पर यूनिट एरिया पे कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं करंट डेंसिटी बोलूँगा। लेकिन केवल यही नहीं होता करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में क्या होता है, पर यूनिट एरिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर मतलब वो जो करंट जहाँ पर फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल में होना चाहिए वो एरिया, ठीक है। तब मैं बोलूँगा कि वो करंट डेंसिटी होगा, ठीक है। करंट डेंसिटी का जो डिनोटेशन होता है वो J से किया जाता है, कैपिटल J से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये J इज इक्वल्स टू I/A, क्योंकि मैंने अभी बोला करंट पर यूनिट एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ओके। अच्छा, अब ये नॉर्मल क्या होता है ये भी हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया के डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए ये वेक्टर हो जाएगा। और जब भी कोई वेक्टर से कोई नॉन वेक्टर जो होता है स्केलर, वो अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इसका मतलब कि हमें एक वेक्टर मिलता है। इसका मतलब जो J है, या फिर मैं कह सकता हूँ करंट डेंसिटी है, वो भी एक वेक्टर है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक एरिया को हम वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी। हम इसको दोबारा एक बार देखते हैं। सपोज मेरे पास एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, और मैं इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये सारी इससे पास होगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर वही मैंने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, एरिया तो अभी सेम है बट उसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, तो इस बार में क्या होगा, इस बार में कुछ रहेगी, बाकी सब चली जाएगी, जो से टच नहीं होगी। अब क्या होगा, तीसरी बार में मैंने इसको पूरा फ्लैट कर दिया बट एरिया सेम रखा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज चेंज ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, सारी की सारी पास हो जाएगी बट एक भी रुकेगी नहीं। तो इसी तरह क्या होता है, करंट डेंसिटी में एरिया डिपेंड करता है, एरिया का ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। सपोज अब ये करंट में कैसे होगा, सपोज मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, अगर ये जो एरिया है उसको मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। अभी तो मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब डायरेक्शन पे देखते हैं, ठीक है। एरिया अगर मैंने ऐसा कर दिया और ये कुछ ऐसा हो गया, तो अब मेरे पास कम दौड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम बची, ठीक है। एरिया उतना ही है पर मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अब सपोज मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है, एरिया थोड़ा मतलब एरिया यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, पर मैंने इसका ओरिएंटेशन नॉर्मल कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर कर दिया विद द करंट। तो क्या होगा, मेरे पास अब मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम मैं करंट दौड़ा सकता हूँ। अब अगर मैंने एरिया को एकदम फ्लैट कर दिया, मतलब ओरिएंटेशन बिल्कुल नॉर्मल कर दिया,
मतलब करंट से नॉर्मल कर दिया तो मेरे पास करंट दौड़ने की कोई जगह नहीं बची, करंट को पास करवाने की बहुत कम जगह बची, एकदम थिन वायर बचा। ठीक है, तो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हम करंट कितना पास हो रहा है एक पर्टिकुलर जगह से या एरिया से। ठीक है, तो एरिया का ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा करंट डेंसिटी डिपेंड कैसे करता है एरिया के ओरिएंटेशन पे। अच्छा, अब हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जे जो होता है वो क्या होता है, di/dA होता है, मतलब पर्टिकुलर करंट पर यूनिट एरिया में दौड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, वो बेसिकली डेंसिटी दिखाता है। अब ये जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, डॉट में आएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर जब भी होगा तो डॉट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, di। अच्छा, अब ये चीज़ मैं जानता हूँ, और डॉट को अगर मैं हटाऊँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, g इंटू डी ए, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, बिकॉज डॉट का प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगता है। या आप मैथ्स में वेक्टर में पढ़ोगे या फिर आपको पढ़ लेना चाहिए। अभी आप इससे पहले मैथ्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि वेक्टर बहुत काम आएगा, इंटीग्रेशन भी काम आता है, इसलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन और वेक्टर आना जरूरी है। अच्छा, तो ये जे डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू डी आई होता है। ठीक है, अब कॉस थीटा अगर 90 होगा तब ये मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो एरिया हमेशा उसके नॉर्मल में होना चाहिए। ठीक है, एरिया अगर उसके नॉर्मल में होगा इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो ये नॉर्मल होगा, इसका मतलब ये 90 होगा, 90 होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा इसका मतलब कि जे डॉट डॉट हट जाएगा, जे इंटू डी ए इज इक्वल टू डी आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जो कि करंट डेंसिटी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने करंट डेंसिटी कैसे निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ है, करंट डेंसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेंसिटी बताता है करंट की पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये चीज़ अभी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें करंट डेंसिटी का काम आएगा, इसलिए आपको ये चीज़ पढ़ा है। अच्छा, ये करंट डेंसिटी कई बार एक नंबर में पूछ लेता है इसका फॉर्मूला, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इस पर बेसिक क्वेश्चन 1-2 नंबर के बन जाता है, या तो फिर करंट डेंसिटी के एक आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं अगली